नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई नो आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कार्तिक जिंदल एंड आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ एनडीएस कॉन्सेप्ट समरी रिवीजन वीडियोस फॉर सीए फाइनल फ्रेंड्स। हालांकि मेरी जो ड्राइंग है इतनी अच्छी नहीं है, ये स्माइली ठीक नहीं बनी, चलो कोई बात नहीं। इट इज़ अ वेरी गुड स्माइल आई गेस। चलो मैंने ये सोचा कि अभी नवंबर 20 एग्जाम आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली सीए फाइनल नवंबर 20 दोस्तों के लिए एक इंडियस कॉन्सेप्ट समरी रिवीजन लॉन्च की जाए। इसके अंदर क्या रहेगा, आई ट्राई टू अपलोड यूट्यूब वीडियोस ऑन डेली बेसिस में वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। एंड सबसे पहले बताता हूं, जो इंडियस फर्स्ट टाइम रीड का करने वाले हैं प्लीज इस वीडियो को वॉच मत करना। हाँ, अगर आपको वैसे ही चाहिए जनरल नॉलेज तो यू कैन वॉच दैट वीडियो, बट ये वीडियो उनके लिए है कि आपको इंडियस का सब कुछ याद है, आपको सब आता है इंडियस, बस जस्ट हम इंडियस रिवाइज कर रहे हैं फटाफट। तो इनके अंदर आपको फटाफट इंडियस के रिवीजन होगी हमारी। चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इंडियस 2 एंड हाँ दोस्तों, मैं एमटीपी ले रहा हूँ, मॉक टेस्ट पेपर ले रहा हूँ मैं सीए फाइनल एफआर का न्यू स्कीम का, जिसकी डेट है 4 अक्टूबर टू 28 अक्टूबर 2020 एंड उसके अंदर आप रजिस्टर करवा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मॉक टेस्ट आपकी जो एग्जामिनेशन की जो आपकी तैयारी है इसको जरूर इंक्रीज करेगा एंड आपके अच्छे मार्क्स आने की पूरी उम्मीद है। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है इंडियस 2 का, इन्वेंट्रीज का। दोस्तों अब अगर इंडियस 2 की बात करूं इन्वेंट्रीज की, तो इन्वेंट्री की पहले तो बात आती है स्कोप ऑफ द इन्वेंट्री, क्योंकि ये हमारा इंडियस कॉन्सेप्ट समरी पढ़ रहे हैं, हम फटाफट समझेंगे, फटाफट की हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। फटाफट हम स्कोप की बात करते हैं दोस्तों। तो इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री चलो, लेकिन सबसे पहले इन्वेंट्री की एप्लीकेबिलिटी की बात करूं तो इंडियस 2 बोलता है कि ये स्टैंडर्ड हर इन्वेंट्री पे अप्लाई होगा, ये स्टैंडर्ड हर इन्वेंट्री पे अप्लाई होगा, लेकिन तीन थिंग्स को छोड़ के इंडियस 2 अप्लाई नहीं किया जाएगा। हाँ दोस्तों, वन इज इंडियस 32 में कौन सा आता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जो हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंडियस 32 के अंदर आते हैं उनके लिए इंडियस 2 एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि उनके लिए 32 ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड है। सेकंड, बायोलॉजिकल असेट एज डिफाइंड इन इंडियस 41। बायोलॉजिकल असेट दोस्तों आपको ध्यान होगा, एक होता है बीरियर प्लांट, वो कहां जाएगा, इंडियस 16 के अंदर, एंड बायोलॉजिकल असेट कहां जाएगा, इंडियस 41 के अंदर। एंड दोस्तों अब आप ये सवाल पूछेंगे कि व्हाई इट इज नॉट एज पर इंडियस 2, हमारी इंडियस 2 से क्यों नहीं होती, क्योंकि दोस्तों इंडियस 41 क्या बोलता है कि वी हैव टू मेजर द अमाउंट इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। वो अमाउंट जो इंडियस 41 के अंदर आ रही है वो ऑलरेडी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। दैट्स व्हाई हम बायोलॉजिकल असेट का जो भी एग्रीकल्चर हमारा प्रोड्यूस है उसको भी हम इंडियस 41 की तरह डील किया जाएगा। एंड थर्ड इज कॉमोडिटी ब्रोकर्स, जो सेल परचेस करते हैं एंड वो अपनी इन्वेंट्री को कैसे करते हैं, वैल्यू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज एप्लीकेबिलिटी पार्ट। सेकंड पोर्शन हम करने जा रहे हैं कि इन्वेंट्री क्या है सर, इन्वेंट्री क्या है। देखिए दोस्तों, इन्वेंट्री की बात करूं तो इन्वेंट्री में 3 थिंग आती हैं। फर्स्ट थिंग, इन्वेंट्री को बोलता है क्या, इन्वेंट्री और असेट। क्या बोलता है, इन्वेंट्री असेट है। ऑब्वियसली बात है सर, असेट तो होने ही चाहिए। तो इन्वेंट्री क्या है, असेट है फर्स्ट, विच इज हेल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस टू सेल, जो हम हेल्ड करते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर फॉर द पर्पस ऑफ सेल। हमने कोई सामान है हमारे पास, पर्पस क्या है, सेल करना, तो उसको भी क्या बोलता है कि दिस इज कॉल्ड एन इन्वेंट्री। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या है कि इन्वेंट्री क्या है, जो हमारे पास पड़ा है, किसके लिए, कंजप्शन के लिए। कंजप्शन के लिए हमारी खुद की कुछ थिंग्स, मतलब हमने कोई प्लांट बनाना है, हमने कोई थिंग्स करनी है जिसके अंदर वो इन्वेंट्री का रिक्वायरमेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंजप्शन फॉर द ओन कंपनी। तो ये 2 थिंग्स तो होगी। तो देखिए क्या बोलता है, हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो है, सेकंड इन द प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन फॉर सच सेल। अभी तक इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि वो फिनिश्ड नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल वर्क इन प्रोग्रेस। थर्ड मैंने बता दिया, इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाई टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडरिंग ऑफ
सर्विसेज। अब सर इन्वेंट्री कैसे मेजर होता है, ये हम जब छोटे से तभी से हम आ रहे हैं पढ़ते कि इन्वेंट्री कैसे मेजर होगा एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, या तो कॉस्ट या एनआरवी जो भी इनसे थोड़ी वैल्यू होगी इन्वेंट्री वहां पे मेजर किया जाएगा। अब सर एनआरवी का मतलब क्या है, अब सर एनआरवी का मतलब क्या है, तो एनआरवी इसने क्या बोला, एनआरवी इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ध्यान देना, एनआरवी का मतलब क्या होता है कि एनआरवी इज एन एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, मतलब किसका, हमारी इन्वेंट्री का, किसमें, हमारे खुद के बिजनेस के अंदर। ध्यान देना, खुद के बिजनेस के अंदर, इट इज अवर बिजनेस नॉट एनी अदर बिजनेस, ठीक है। एंड एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है माइनस क्या होगा, जितनी कॉस्ट आगे लगने वाली है इन्वेंट्री के अंदर, एंड माइनस एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस ऑफ सेल, जो हमको लगने वाले हैं हम उसको एनआरवी बोल देते हैं। अब सर एक सवाल और पूछता हूं आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनआरवी और फेयर वैल्यू। जैसा कि मैंने बताया कि ये हम कॉन्सेप्ट बेसिक स्टडी करने वाले हैं, 5 मिनट फालतू लग जाएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। एनआरवी और फेयर वैल्यू, क्या ये दोनों टर्म सेम है या इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। एनआरवी हम अभी पढ़ के आए, क्या बोलता है, एनआरवी इज एन एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस द एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू कंप्लीट एंड लेस द एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल द असेट, दिस इज एनआरवी। फेयर वैल्यू क्या बोलता है, फेयर वैल्यू के लिए इंड एस 113 हमारे पास है जिसका नाम है फेयर वैल्यू मेजरमेंट। तो वो इंड एस 113 क्या बोलता है दोस्तों, इंड एस 113 बोलता है फेयर वैल्यू इज द वैल्यू विच इज बिटवीन द ऑर्डिनरी पार्टिसिपेंट, जो ऑर्डिनरी पार्टिसिपेंट के अंदर है, एंड इज द प्राइस विच वी आर एक्सपेक्टेड टू पे टू सेटल द लाइबिलिटी इन देन मार्केट कंडीशन, इन एन मार्केट कंडीशन, उसको बोलते हैं हम फेयर वैल्यू। तो क्या एनआरवी और फेयर वैल्यू सेम होती है, नहीं दोस्तों, एनआरवी इज अ डिफरेंट टर्म, फेयर वैल्यू इज अ different term। NRV is entity specific, NRV is entity specific and fair value is market specific। क्यों एंटिटी, क्यों, क्योंकि एनआरवी क्या बोलता है, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस की बात करता है एक पर्टिकुलर एंटिटी के, लेकिन फेयर वैल्यू इज नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर एंटिटी, इट इज टॉकिंग अबाउट ऑल द मार्केट, मतलब आर्म लेंथ प्राइस आज का क्या है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, मान लो मेरी एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, एक मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था Y लिमिटेड के साथ कि मैं उसको 1000 गुड्स सप्लाई करूंगा, 1000 गुड्स सप्लाई करूंगा, एंड मेरी जो सप्लाई की डेट है वो है मई 2020, एंड मेरी जो बुक्स है वो हो रही है क्लोज 31 मार्च 2020 को, एंड मेरे पास ये 1000 गुड्स तैयार है, तो मेरी बुक्स के अंदर आ गई 1000 गुड्स। क्यों, मेरी इन्वेंट्री है, बिकॉज वी आर सेलिंग इन एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब मैंने वाई के साथ कितना कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ₹100 का, आपको दूंगा, लेकिन इसी गुड्स की मार्केट के अंदर फेयर वैल्यू है 95। हो सकती है दोस्तों, क्या पता कोई दूसरा कस्टमर इसी प्राइस को सस्ते रेट में होगा इसका प्रोवाइड, लेकिन हमारी कंपनी ने इससे ₹100 का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो मेरे लिए, मेरी पर्टिकुलर एंटिटी के लिए कितना प्राइस माना जाएगा, 100, तो एनआरवी कितनी मानी जाएगी, 100। तो इसलिए एनआरवी और फेयर वैल्यू इज नॉट अ सेम टर्म। होप यू गाइस अंडरस्टैंड द पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम याद नहीं रखते, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड पॉइंट है जो कि एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन हो सकती है इससे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एनआरवी पता लगी। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की बात करूं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, स्टार मार्क कर लेना। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, जब भी हम अपनी इन्वेंट्री को बुक करते हैं, आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा, इन्वेंट्री शुड बी मेजर एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। एनआरवी तो हमको पता हो गया कि एनआरवी क्या है, लेकिन कॉस्ट क्या है। अब कॉस्ट के दोस्तों 3 कंपोनेंट आते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है, कहता है कि कॉस्ट शैल कॉम्प्रोमाइज ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज, कि मेरी कितनी कॉस्ट ऑफ परचेज है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, मतलब मैं यहाँ सामान लेके आया, कॉस्ट ऑफ परचेज मीन्स योर मटेरियल, उसके बाद जो आपका मटेरियल है वो कन्वर्ट होगा किसमें, एफजी के अंदर, एफजी मतलब फिनिश गुड्स के अंदर, बीच में क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आएगी, तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट, कुछ छोटी मोटी कॉस्टें जो कि रिक्वायरमेंट है, incurred in bringing the inventory to their present location।
that other cost should be included in the cost of inventory if it is only and only required the inventory bringing at their present location and condition। अगर कोई भी ऐसी कोस्ट है जो कि नेसेसरी नहीं है फॉर द इन्वेंटरी फॉर द पर्पस ऑफ द लोकेशन, देन उस कोस्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे, कभी भी कॉस्ट ऑफ परचेज के अपनी इन्वेंटरी की कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं करेंगे। चलिए फटाफट देखते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज के अंदर क्या है दोस्तों। साफ सी बात है, कॉस्ट ऑफ परचेज के अंदर क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज द परचेज प्राइस। परचेज प्राइस का मतलब हमने जितने पैसे में यह सामान परचेज किया साथ में इंपोर्ट ड्यूटी, कुछ बाहर से अगर सामान मंगाया तो वहां से कुछ जो भी ड्यूटी लगी वो ऐड हो गई। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी आर नॉन रिफंडेबल। अगर कोई टैक्सेस है जो आपका रिफंडेबल है वो कभी कॉस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा बाद में। इसलिए मैंने यहां लिखा हुआ है अदर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, कि कोई भी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है वो भी ऐड हो जाएंगे। एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, ऑब्वियस ही बात है जो भी उस पर डायरेक्टली एट्रीब्यूट हुआ वो भी कॉस्ट ऑफ परचेज के अंदर ऐड हो जाएगा। एक बात ध्यान रखो दोस्त, अच्छे से ये पॉइंट समझना। अब मैंने आपसे कोई सामान परचेज किया, आप बोले कि सर इसके ऊपर 20% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, तो मैंने माल परचेज किया, आपको उसके ऊपर कुछ ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, कुछ रिबेट मिल गई, कुछ छूट मिल गई एंड कुछ अदर आइटम, कुछ ऐसे ही आइटम की आपको डिडक्शन मिल गई, तो क्या करोगे, कॉस्ट में ऐड करोगे। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो हमको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला, कुछ छूट मिली। कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट। तो इसको आप अपनी कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा। सर क्या कैश डिस्काउंट होगा माइनस? नहीं दोस्तों, कैश डिस्काउंट इज योर पार्ट ऑफ इनकम, तो ये आपकी अदर इनकम है, ये कभी भी इन्वेंट्री की कॉस्ट से माइनस नहीं किया जाएगा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी समझा देता हूं, ठीक है। सपोज करो मेरी कंपनी है कार्तिक कंपनी, ठीक है दोस्तों, आपकी कंपनी है फ्रेंड्स कंपनी। मेरे को इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट थी, मैं आपके पास गया, मैंने बोला कि सर दोस्त मुझे प्लीज कुछ इन्वेंट्री दे दे। आपने बोला ओके सर आप इन्वेंट्री ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपने मुझे अपना मटेरियल प्रोवाइड हो गया मुझे। अब इसकी कॉस्ट थी आज के टाइम 1 लाख रुपए की, इसकी कॉस्ट थी आज के टाइम 1 लाख रुपीज की, 1 लाख रुपीज। तो मैंने बोला कि यार मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे पास अभी पैसा नहीं है आपको पे करने के लिए। तो आपने बोला कोई बात नहीं कार्तिक सर, आप हमको पेमेंट कर देना आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर कितनी पेमेंट चाहिए? आप कर देना 1,10,000, 1,10,000। अगर मैं अभी परचेज करता तो मुझे कितना पैसा पे करना पड़ता? 1 लाख। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, हमने आपस में क्या किया, एक अरेंजमेंट करी, हमने आपस में एक अरेंजमेंट कर ली कि चलो कोई बात नहीं सर, आप मुझे 1 साल के बाद 1,10,000 रुपीज दे देना। तो क्या सर इन दोनों कॉस्ट में कुछ फर्क है? बिल्कुल फर्क है। किसका फर्क है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फर्क है। क्यों? आपने मुझे फाइनेंशियल अरेंजमेंट प्रोवाइड हो गई। तो इंडियस क्या बोलता है, चाहे आप इंडियस 2 की बात करो, चाहे आप इंडियस 40 की बात करो, चाहे ऑफ इंडियस 38 की बात करो, चाहे ऑफ इंडियस 16 की बात करो, ये टर्म आपको हर इंडियस में काम आएगी। तो इसलिए आप अच्छे से इसको अभी से देख लेना। इसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल अरेंजमेंट। क्यों? व्हेन there is a difference between the payment, क्या? when there is a difference between the payment at normal credit terms or actual price, एक्चुअल प्राइस उसको बोलेंगे हम फाइनेंशियल अरेंजमेंट। एक्चुअल प्राइस कितना है यहाँ पे? 1,10,000, क्योंकि मैंने उससे 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, मैंने तो उससे 1,10,000 का कॉन्ट्रैक्ट किया 1 साल बाद के। पेमेंट एट नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, अगर मैं नॉर्मल पे देता तो कितनी लगते पैसे? 1 लाख रुपीज। दोस्तों दोनों का डिफरेंस कितना है? 10,000। उसको इंडियस क्या बोलता है कि आपको जितना भी फाइनेंशियल अरेंजमेंट आया उसको आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस मान लेना है, उसको आपको इंटरेस्ट एक्सपेंसेस मान लेना है ओवर द टाइम ऑफ द फाइनेंशियल अरेंजमेंट। तो हमारे वाले केस के अंदर टाइम कितना था? 1 ईयर। किसका? फाइनेंशियल अरेंजमेंट का। तो मतलब 10,000 को मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस मान लूंगा अपनी बुक्स के अंदर, ठीक है। एंड इन्वेंट्री किस पे बुक होगा? इन्वेंट्री बुक होगा किस पे? फाइनेंशियल अरेंजमेंट का इफेक्ट काट के, मतलब 1 लाख रुपीज पे।
ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? एज पर इंड एस 109 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी दोस्तों? एंट्री बनेगी इन्वेंट्री डेबिट 1 लाख, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 10,000 टू फ्रेंड्स अकाउंट, हमने उसको पे करने हैं 1,10,000। होपफुली गाइस ये क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इफ एंटिटी परचेज इन्वेंट्री ऑन डेफर्ड क्रेडिट टर्म्स, की क्रेडिट टर्म डेफर्ड है, हम आपको बाद में देंगे, दे आर नॉट अ नॉर्मल टर्म विच इंक्लूड फाइनेंसिंग एलिमेंट, देन एलिमेंट कौन सा? फाइनेंसिंग, रिकॉग्नाइज एज इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ओवर द पीरियड ऑफ द फाइनेंसिंग। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। अब कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर क्या होगा दोस्तों? आपके पास सामान आया, आपके पास क्या सर? मटेरियल आ गया, आपने मटेरियल को कन्वर्ट करना है एफजी के अंदर। ठीक है, तो कौन कौन सी कॉस्ट आती हैं? इट विल इन्वॉल्व डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है गाइस, डायरेक्ट कैसे? फॉर एग्जांपल लेबर, this is your direct cost. Other directly attributable expenditure, तो ये भी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है, तो ये भी आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड हो जाएंगी। ओके गाइस, दिस इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है सर? जो कि हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है, जो कि हम डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते, मींस दे आर नॉट डायरेक्टली सेपरेबल। इनडायरेक्ट कॉस्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग मेंटेनेंस, डेप्रिशिएशन गाइस, ठीक है, एंड ओवरऑल रिपेयरिंग एक्सेट्रा, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि इंक्लूड है, एंड बहुत सारे एक्सपेंडिचर जो कि इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं। तो मतलब कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर आपको डायरेक्ट कॉस्ट भी ऐड करनी है एंड आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी ऐड करनी है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर मेरा ओवरहेड्स का, कि सर ओवरहेड्स को कैसे एलोकेट करें। एंड आरटीपी मई 2020 and RTP November 20 and May 18 एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में इसी बेसिस पे ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, इसी बेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी। मई 18 नवंबर 20 मई 20 एंड RTP नवंबर 20। मई 18 में तो एग्जाम जो आया था, यस, फाइनल पेपर में 4 नंबर का सवाल पूछा गया था ऑन द बेसिस ऑफ ओवरहेड एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। ओवरहेड, अब ओवरहेड दो टाइप के होते हैं दोस्तों, एक होते हैं वेरिएबल ओवरहेड, एक होते हैं वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल का मतलब क्या है कि सर जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हुई एक्चुअली में, जितनी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हुई एक्चुअली के अंदर, उसके बेसिस पे एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट इनकर होगा। मतलब अगर आपने कोई भी यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं की तो आपकी वेरिएबल ओवरहेड कितना होगा? 0। सो वेरिएबल ओवरहेड का मतलब क्या है कि जितनी यूनिट्स एक्चुअली आपने प्रोड्यूस की उतने से ही आपका वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो जब भी कोई वेरिएबल ओवरहेड के एक्सपेंडिचर की बात की जाएगी तो वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर आपका सीधा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस गाइस। ओके गाइस, इट इज ओके। चलो अभी स्माइल कर दो अच्छी सी। यस, एक स्माइल जरूरी है दोस्तों, हंसते रहना चाहिए। क्या देखा गाइस? एक सेकंड गाइस, चलिए गाइस अगले पे चलते हैं। सेकंड हमारे पास गाइस आता है फिक्स्ड ओवरहेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने सभी काम छोड़ के इसको ध्यान देना, फिक्स्ड ओवरहेड को। अब ये फिक्स्ड ओवरहेड की क्या बात करता है? कहता है कि सर फिक्स्ड ओवरहेड क्या होते हैं? ऐसे ओवरहेड, इट इज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस, आपका एक्सपेंडिचर फिक्स्ड रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल योर डेप्रिसिएशन चार्जेस। ठीक है, अब इसकी एलोकेशन कैसे की जाए? तो इंडियस बोलता है क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड भी आपका पार्ट है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का, तो ठीक है, ओके, डन डन डन। तो क्या बोलता है? ये बोलता है कि आपको क्या करना है, जब भी आप फिक्स्ड ओवरहेड निकालो तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है नॉर्मल कैपेसिटी।
ऑफ प्लांट। नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब है कि ये नहीं कि हाई कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब है कि एवरेज कैपेसिटी। ये कैलकुलेट की जाती है। एवरेज कैपेसिटी का मतलब क्या है कि पिछले 8-10 सालों की, सपोज करो कि एक साल में 5 लाख है, एक साल में 6 लाख है, एक साल में 3 लाख है, तो उन सबकी ऐड करके मान लो 4 लाख आ गई नॉर्मल कैपेसिटी। मतलब एवरेज में हमारी इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल कैपेसिटी। इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको उम्मीद है कि एक साल में आपके 10,000 आर इसमें जाएंगे प्लान्ड मेंटेनेंस के अंदर, आपकी प्लांट के अंदर, तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो इसको नॉर्मल बोलते हैं कैपेसिटी। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नॉर्मल का मतलब क्या होता है, हाई कैपेसिटी। नहीं दोस्तों, इट इज अ एवरेज, जितनी कंपनी आसानी से प्रोड्यूस हो जाती है। आप कैसे करोगे? सपोज एग्जांपल, मेरी फिक्स कॉस्ट आई, हमारा फिक्स कॉस्ट है 4 लाख रुपीस, ठीक है, और मेरी एवरेज कैपेसिटी मतलब नॉर्मल की कैपेसिटी कितनी है दोस्तों? 4 लाख। तो इंडियस 2 क्या बोलते हैं? सबसे पहले आप इसका रेट निकाल लो। रेट किसका? रेट पर नॉर्मल कैपेसिटी। कितना अपने में कितना आया दोस्तों? रेट बताओ फटाफट, कितना? 1 रुपी। ओके ग्रेट, 1 रुपी रेट आया, ठीक है। सपोज कंपनी ने कितनी बनाई यूनिट? सपोज 31 मार्च 20 को बनाई 4 लाख यूनिट, तो कितना एक्सपेंडिचर आया? फिक्स एक्सपेंडिचर। सर कितने रुपया है? 1 रुपया। कितनी बनाई? 4 लाख। सर 4 लाख ही आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 4 लाख ही आया। सेकंड, चलिए अब सेकंड केस पे आएगा मजा। सर 3 लाख ही बन पाई। सर 3 लाख बन पाई, क्यों? सर मार्केट में सेल नहीं था, मार्केट में डिमांड नहीं थी। सर कोविड आ गया। सर 21 मार्च को, 22 मार्च को आए मोदी साहब, उन्होंने बोला कि भारत बंद 21 दिन के लिए, सब कुछ हो गया बंद। सर हम अपने एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए, 3 लाख यूनिट प्रोड्यूस हो पाई। तो क्या आप फिक्स कॉस्ट पूरी की पूरी ऐड कर दोगे अपनी इन्वेंट्री के अंदर? नहीं सर, अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपकी इन्वेंट्री इन्फ्लेट हो जाएगी, दे आर शोइंग ओवर स्टेटेड, जिससे आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी ओवर रहेंगे, तो ऐसे आपको ओवर इन्फ्लेट नहीं करना है आपका इन्वेंट्री। तो क्या बोलता है कि अगर आपने कम की है प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ द नॉर्मल कैपेसिटी, तो आप क्या करो, ऑन द बेसिस ऑफ रेट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से उसको एलोकेट कर दो। रेट पर नॉर्मल यूनिट कितना है? अगर 4 लाख बनती, 4 लाख कैपेसिटी है, तो कितना? 1 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस। कितनी बनाई है? 3 लाख। कितना रेट आ गया? 3 लाख हमारी कॉस्ट का पार्ट है। बाकी 1 लाख रुपीज कहां जाएगा सर? अनएलोकेटेड फिक्स ओवरहेड कहां जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। सर थर्ड केस, मान लो सर इन्वेंट्री प्रोड्यूस करी 5 लाख। सर जबरदस्त सेल हुई है, जबरदस्त डिमांड है, हमने 5 लाख प्रोड्यूस कर दी, क्या तब भी ऐसे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी? नहीं सर, तब इंडियस बोलते हैं कि ठीक है, हमको कॉस्ट अपनी सेम रखनी है, क्योंकि आपने ज्यादा ही किया है, कुछ कम नहीं किया, एंड कॉस्ट आपकी सेम आएगी, तो उसको आपको सारा का सारा बुक कर लो, जिससे आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। तो ये आपका ट्रीटमेंट है फिक्स ओवरहेड का। सेकंड फटाफट ट्रीटमेंट कराने जा रहा हूं आपको मैं, ज्वाइंट बाय का। कई बार क्या होता है दोस्तों कि आपकी कंपनी के अंदर मान लो आपने एक परचेज किया, आपने मटेरियल परचेज कर लिया, उसके अंदर मान लो एक तो बन रहा है ए प्रोडक्ट, एक बन रहा है बी प्रोडक्ट। अब जो एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है वो तो हो जाएगा, लेकिन सर जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का एक्सपेंडिचर है वो कैसे करोगे आप? मतलब जो उसके अंदर सर लेबर लग रही है, जो इसके अंदर ओवरहेड लग रहे हैं, जो उसके अंदर कुछ भी लग रहा है, तो कैसे करोगे? इंडियस बोलता है कि सर अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सेम मटेरियल से एक से ज्यादा बनते हैं प्रोडक्ट, पहले बोलता है कि अगर दिस इज ज्वाइंट प्रोडक्ट, ठीक। इंडियस क्या बोलता है कि अगर आपके ज्वाइंट हैं प्रोडक्ट, फर्स्ट कॉस्ट इज आइडेंटिफाइड,
सेपरेबल। ये आपकी कोस्ट कैसे सेपरेबली आइडेंटिफाइड है, तो कुछ नहीं करना आपको, अगर कोस्ट आपकी आइडेंटिफाइड है वही कोस्ट आप उनके अंदर एलोकेट हो जाएगी। सर सपोज कोस्ट आइडेंटिफाई नहीं है, हमको नहीं पता सर कैसे कि एक्चुअली में कितना कितना ए पे लगे एंड बी पे लगे, तो एनडीएस क्या बोलते हैं, एनडीएस 2 बोलते हैं कोई बात नहीं, मैनेजमेंट एक रेलिवेंट एस्टिमेट लगा के, एक कांस्टेंट बेसिस लगा के उनकी कोस्ट को एलोकेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बेसिस लगा सकते हो आप इसका सेल्स वैल्यू, जितनी इसकी सेल्स वैल्यू उतनी इसका कॉस्ट हो जाएगा, जितनी इसकी आर कंटिन्यू लगे हैं बनने में उतनी कॉस्ट है, वो एस्टिमेशन डिपेंड है मैनेजमेंट के ऊपर। गाइज ओके ओके ग्रेट। सर कई बार क्या होता है, आपका ए है प्रोडक्ट, एक बी है प्रोडक्ट, अब मान लो सर ए से एक और बन गया प्रोडक्ट सी प्रोडक्ट, अब ये क्या बन गया सर, दिस इज बाय प्रोडक्ट, ये क्या बन गया सर, दिस इज बाय प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का भी प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का भी प्रोडक्ट। अब सर एक बात पूछता हूं आपसे मैं, सर इसकी तो कॉस्ट हमको पता है क्योंकि दिस इज मटेरियल प्रोडक्ट, दिस इज, ये तो सर एक प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट निकला, मतलब इट्स लाइक अ स्क्रैप, जो भी आपका एक्स्ट्रा थिंग निकलती है उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, मतलब गलती से निकल गया, हमारा सेलेबल कंडीशन के अंदर है, तो उसकी कॉस्ट तो चेक करना इम्पॉसिबल, इज लाइक इम्पॉसिबल थिंग कि आप उसकी कॉस्ट को मेजर भी कर पाओ, क्योंकि कॉस्ट बाय प्रोडक्ट की करना मेजर बहुत ही आसान काम नहीं है। तो इंडियस बोलते हैं कि नॉर्मली बाय प्रोडक्ट इज मेजर्ड एट एनआरवी, बाय प्रोडक्ट किस पे होता है मेजर, एनआरवी के अंदर। क्यों, अब मोस्टली बाय प्रोडक्ट क्या होता है आपका, इमैटेरियल इन नेचर। अगर आपका बाय प्रोडक्ट का नेचर अगर इमैटेरियल है तो क्या करोगे साहब, कुछ नहीं करना, ज्वाइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा। ध्यान रखो, अगर आपका बाय प्रोडक्ट का नेचर इमैटेरियल है तो वो ज्वाइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा, एंड बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, एनआरवी है, और एनआरवी क्या होती है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल एंड माइनस एस्टिमेशन कॉस्ट टू कंप्लीशन, दिस इज योर कॉस्ट। सपोज करो बाय प्रोडक्ट बाय चांसर मटेरियल बन गया, बाय प्रोडक्ट बाय चांसर इट इज अ मटेरियल आइटम। अब बताओ सर कैसे मेजर करोगे, तो एनडीएस बोलता कोई बात नहीं है, हमारे पास इसका भी इलाज है, वो बोलता इसको ट्रीट करो सेम एज ज्वाइंट प्रोडक्ट। मतलब अगर ये बाय प्रोडक्ट आपका मटेरियल बन गया, जो भी उसकी टोटल कॉस्ट है फिर वो 2 में नहीं 3 में एलोकेट की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंट एस्टिमेशन डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बाय प्रोडक्ट का भी एंड अपना ओवरहेड्स का भी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बेस है, जस्ट लॉजिक और कुछ नहीं है। एंड मेरे साथ स्टडी करोगे तो सिर्फ आपको लॉजिक मिलेंगे, कॉन्सेप्ट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ये तो बात थी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन की दोस्तों, टाइम लग गया कोई बात नहीं, ये आपका वही दिया हुआ है बिल्कुल दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छी समरी बना के दिया, आप इसको अच्छे से रीड करना है दोस्तों, ठीक गाइस। अगला अदर कॉस्ट, हमारे 2 पार्ट तो हो गए, फर्स्ट कॉस्ट ऑफ परचेज, सेकंड कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, थर्ड इज अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट में क्या है सर, ऐसी कॉस्ट है जो कि नेसेसरी है, जो कि इंपॉर्टेंट है टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इनटू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। अब सर कई बार बच्चों का सवाल आता है कि सर जो बोरिंग कॉस्ट का इंटरेस्ट है क्या वो भी इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड करना है, तो इंडियस 23 ने बहुत ही लिमिटेड सर्कमस्टांसेस दिए हैं जहां पर ये कॉस्ट आपकी इन्वेंट्री का पार्ट बनती है। मेरे अकॉर्डिंग में बहुत कम ऐसे चांसेस हैं जहां पर ये कॉस्ट इन्वेंट्री का पार्ट बनती है, मोस्टली आपका बोरिंग कॉस्ट का इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है। गाइस इज ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहता एग्जांपल बताया है इसने, मैंने नहीं बताया, इंडियस 2 ने ही बताए हैं। और जो ये लैंग्वेज है दोस्तों, दिस इज टोटली बेयर एक्ट लैंग्वेज, जो आप ये लैंग्वेज पढ़ रहे हैं दिस इज बेयर एक्ट लैंग्वेज। मैंने 2 पेज से भी कम में ये पूरा इंडिया समराइज किया है, इसके अंदर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटने वाला, दिस इज माई गारंटी। आप स्टडी मैट पढ़िए, अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्वेश्चन आपके फटाफट सोल्व होंगे, बस आपकी कॉन्सेप्ट पे पकड़ चाहिए, क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर पेपर कॉन्सेप्ट बेस ही आएगा दोस्तों। एंड जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा है उसके लिए, जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा है दोस्त उसके लिए एक्सीलेंस पाना बहुत मुश्किल है। दैट्स व्हाई आई बिलीव इन एक्सीलेंस नॉट इन सक्सेस, क्योंकि सक्सेस तो मिल जाएगी आपको, अगर आप में एक्सीलेंस, आप में हुनर है, सक्सेस जग मार के आपके पीछे आएगी। लेकिन आपके अंदर एक्सीलेंस नहीं है, अगर आप रट्टूबाज हो, जिसको कुछ नहीं पता, जिसको बुक्स का पता है, तो
लॉन्ग टर्म में जाके बेनिफिट होने के चांसेस बहुत ही लो रह जाते हैं। तो इसलिए कॉन्सेप्ट बेस से अच्छे से करना पड़ा दोस्तों गाइज। ओके, तो ऐसी एग्जांपल जो कि आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से एक्सक्लूड कर दी गई है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चार्ज की जाएंगी, अनलेस मतलब दे आर नीडेड टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट कंडीशन। जब तक, हाँ, अगर वो कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ प्रेजेंट कंडीशन देन वो कैपिटलाइज की जाएंगी इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल एबनॉर्मल वेस्ट, ऐसी वेस्ट मतलब कि वेस्ट हो गया तो हमको इंक्लूड नहीं करना है इसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, स्टोरेज कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में अंदर। लेकिन अगर स्टोरेज कॉस्ट इज नेसेसरी टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू द कंडीशन देन ये कॉस्ट का पार्ट हो जाएगी। एडमिन ओवरहेड, सैलरी एक्सपेंडिचर वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन अगर ये एडमिन ओवरहेड आपके नेसेसरी हैं टू ब्रिंग इन्वेंट्री इनटू प्रेजेंट कंडीशन देन दे आर पार्ट ऑफ द कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट आल्सो इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नवंबर 20 आरटीपी के अंदर जो सवाल पूछा है उसमें एक सेलिंग कॉस्ट का भी अच्छा पॉइंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। अब टेक्निक की बात कर रहे हैं कि कॉस्ट की टेक्निक कौन सी है आप जिससे मेजरमेंट कर पाओ। देयर आर दो टेक्निक, वन इज स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, सेकंड इज रिटेल मेथड। जहां पे मेथड आता है कॉस्ट का कि मतलब आपको उसकी कॉस्ट को मेजर करना है, आपको उसकी कॉस्ट को चेक करना है, जो भी उस पर पैसा लगा है, मटेरियल, सप्लाईज, लेबर एफिशिएंसी, कैपेसिटी यूटिलाइज, जो भी है, आपको उस कॉस्ट को मेजर करना है, आपको उस कॉस्ट को चेक करना है। दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। सेकंड होता है रिटेल मेथड। ये तब काम आता है दोस्तों जब आपके पास इतना स्टॉक है कि आपको नहीं पता कि पर्टिकुलर अमाउंट की क्या क्या कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल मेरा एक शोरूम है उसका रिलायंस का, रिलायंस फ्रेश या आप लगा लो, इजी डे लगा लो, उसके अंदर एक नहीं होता प्रोडक्ट, लाखों होते हैं, तो एक की मेजर करना इज नॉट फेजिबल। वो क्या करता है, वो बोलता है कि मार्केट में हम नॉर्मल कस्टमर को प्राइस कितना सेल कर रहे हैं, 10 रुपीज, दिस इज रिटेल प्राइस। हमारा एक प्रोडक्ट की ग्रोस प्रॉफिट मतलब मार्जिन कितना है ये तो कंपनी को पता होता है। ये छोटे से छोटे प्रोडक्ट का भी मार्जिन कंपनी को पता होता है। तो क्या बोलते हैं कि उस कॉस्ट में से मतलब रिटेल में से उस मार्जिन को हटा दो तो अल्टीमेटली कॉस्ट आ जाएगी। तो ये वो चीज है, दिस इज टेक्निक्स फॉर कॉस्ट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। अब आता है कॉस्ट फॉर्मूला। कॉस्ट फॉर्मूला सर NDS 2 ने दो ही कॉस्ट फॉर्मूले बताए हैं, वन इज FIFO, सेकंड इज वेटेज एवरेज, मतलब LIFO नहीं है। अगर आपको एग्जामिनेशन में सवाल आ गया कि ये कंपनी ने इन्वेंट्री को मेजर किया है LIFO बेसिस पे तो क्या ये ठीक है, तो आपका सवाल होगा सर नहीं है। एज पर NDS 2 कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शैल बी असाइंड बाय यूजिंग FIFO और वेटेड एवरेज एंड एंटिटी को अपना कॉस्ट फॉर्मूला सेम टू सेम रखना है जिनका नेचर सिमिलर है एंड यूज टू द एंटिटी है। जिसका चेंज नेचर है उसकी मर्जी है। सर अगर सर इन फ्यूचर उसने चेंज कर लिया फॉर्मूला, FIFO से वैक में गया या वैक से FIFO में आया, तो सर एज पर NDS 8 चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, क्योंकि चेंज इन द कॉस्ट फॉर्मूला इज चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर NDS 8 एंड इट विल डेल्ट रेट्रोस्पेक्टिवली। गाइस ऐसे कॉन्सेप्ट आपके मुझे ऐसे ही चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है गाइस। चलिए अब बोलते हैं अदर देन का मतलब इसको छोड़ के। सर कई बार क्या होता है मेरे पास कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आते हैं विच मीन्स दे आर नॉट इंटरचेंजेबल का मतलब है कि मैं वही चीज दूसरे कस्टमर को नहीं सेल कर सकता। सपोज मेरे पास एक फैक्ट्री है, मैं कार बनाता हूं, मारुति सुजुकी 800, सर बहुत ओल्ड मॉडल है, हाँ मैं अब भी यही बनाता हूं। तो मारुति सुजुकी 800 है, ये कस्टमर चाहे आप आए चाहे मैं हूं चाहे कोई और आए, प्राइस सेम है, कार ये है। लेकिन सर एक कस्टमर मेरे पास आया, वो बोलता है कि मुझे एक स्पेसिफिक कार चाहिए जिसके अंदर ये फीचर होना चाहिए, मतलब मैं स्पेसिफिकली उसके लिए वो गुड्स तैयार कर रहा हूं स्पेसिफिकली। तो उसके अंदर उसका इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है ना, जितनी मेरी उसके अंदर कॉस्ट लगी स्पेसिफिकल प्रोजेक्ट के अंदर, वो खुद की इंडिविजुअल कॉस्ट ही होगी, उसके अंदर कोई कॉस्ट फॉर्मूला काम नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल एंड दे आर सेग्रीगेट फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। गाइस इट इज ओके, ग्रेट गाइस। लास्ट पॉइंट, इन्वेंटरी खत्म, ग्रेट गाइस। अब इसमें पॉइंट ये है, कई बार क्या होता है हमको पता है कि इन्वेंटरी शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। कई बार सर क्या होता है आपने, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा हट के सिचुएशन है, कई बार क्या होता है आपने मटेरियल है सर जो हमारे या कुछ अदर सप्लाई है,
जो कि उसके ऊपर डायरेक्टली एट्रीब्यूट हो रही हैं, जो कि उसके ऊपर डायरेक्टली एट्रीब्यूट हो रही हैं 30। होता क्या है, ईयर एंड पे या कैसे भी लगता है, हमको पता चलता है कि जो इसकी हमने मान लो इसको हमने परचेज किया था 100 रुपए में, और ईयर एंड पे हमको लगता पता है कि सर मटेरियल की ही वैल्यू कम हो गई। किसकी? ओनली मटेरियल की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एफजी। एफजी मींस फिनिश गुड्स। मैं फिनिश गुड्स की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द मटेरियल। सर मटेरियल की वैल्यू ईयर एंड पे सर 80 रुपए रह गई, मतलब हद हो गई सर, मटेरियल की वैल्यू कम हो गई। तो क्या उस केस के अंदर भी यही आएगा फॉर्मूला, कोस्ट और एनआरवी विच इज लोअर, क्योंकि कोस्ट कितनी है 100, एनआरवी कितनी है 80। तो इंडियस 2 क्या बोलता है, इंडियस 2 सर एक बात बोलता है कि अगर इसका रिलेटेड फिनिश गुड्स, जो मटेरियल एंड अदर सप्लाई जिस फिनिश गुड्स के अंदर इनकॉर्पोरेट हो रही हैं, उसका रिलेटेड एफजी का अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू दे आर हायर देन द कोस्ट, मतलब कि एनआरवी ज्यादा है और एफजी की कॉस्ट कम है, तो आपको इसको 100 रुपीज के अंदर ही मेजर करना है। तो आपको इसको 100 रुपीज के अंदर ही मेजर करना है, आपको 80 रुपए के अंदर मेजर नहीं करना उसको। इट इज एप्रोप्रिएट गाइस। क्यों? वो बोलता है क्योंकि आपका जो इसके रिलेटेड एफजी है ना, उसकी जो एनआरवी वो ज्यादा है, मतलब कॉस्ट कम है एनआरवी ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको 100 रुपीज में ही करो मेजर। लेकिन सर सपोज करो उसी मटेरियल सप्लाई का रिलेटेड एफजी, रिलेटेड फिनिश गुड्स का जो एनआरवी है सर वो कम है, कॉस्ट ज्यादा है, मतलब सर जितनी कॉस्ट है उतना भी नहीं रिकवर कर पाएगा, एनआरवी कम है। देन सर आपको मटेरियल एंड अदर सप्लाई को कहां पर करना है मेजर? यू हैव टू मेजर एट एनआरवी, यू हैव टू मेजर एट एनआरवी। एंड सर इसकी एनआरवी कौन सी होगी? इसकी सर एनआरवी होगी इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इसकी एनआरवी होगी इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। होप इट इज वेरी एप्रोप्रिएट विद यू गाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टडी मटेरियल का, टेस्ट योर नॉलेज का फर्स्ट क्वेश्चन इसी पॉइंट पे दिया गया है, अच्छे से पढ़ना, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। एंड लास्ट रिकॉग्नाइज एक्सपेंस, मतलब क्या बोलता है, व्हेन द इन्वेंट्री आर सोल्ड, जो उनकी कैरिंग अमाउंट है इन्वेंट्री की, जो एक्सपेंस हो जाएगा जिस टाइम उसकी रेवेन्यू इनकर हुई, कोई राउट डाउन हुआ इन्वेंट्री को या कुछ भी हुआ वैल्यू को, आपको रिकॉग्नाइज कर लेना है एक्सपेंसेस। गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कुछ नहीं है वैसे ही है, तो दिस इज इन्वेंट्री। सर अभी एक प्रैक्टिकल थोड़ा प्रैक्टिकल समझाते हो सर, क्योंकि आपकी खूबी है कि आप प्रैक्टिकली समझा देते हो। देखो आप एक कंपनी की बैलेंस शीट चेक कर रहे हो, आप एक कंपनी की बैलेंस शीट चेक कर रहे हो, आपको पता है कि कंपनी ने कौन सा मेथड यूज किया है? आपको पता है सर, आपको पता है। क्यों? इंडियस 2 बोलता है आपको डिस्क्लोजर करना कंपलसरी है कि विच मेथड द कंपनी इज अडॉप्टिंग, एंड उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी भी करनी इंपॉर्टेंट है। सर हम नहीं मानते, जाओ आप नहीं मानोगे क्या? चलिए आपको एग्जांपल दिखा देते हैं अभी दोस्तों। दिस इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जिंदल सो, दिस इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जिंदल सो लिमिटेड, और ये उसकी एनुअल रिपोर्ट है आप सभी के सामने। एंड दिस इज अ पेज ऑफ नोट्स टू स्टैंड अलोन, इसने ये बताया हुआ कि कैसे कैसे हो रहा है ये। अब ढूंढते हैं, हर चीज का मिलेगा आपको, पीपी का, इंटेंजिबल का कैसे मिलेगा। आ गया सर 3.8 नोट नंबर, सर इन्वेंट्री का नोट नंबर है सर, इन्वेंट्री इसका क्या बोलता सर, इंडियस क्या पढ़ के आए हो, इन्वेंट्री आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू एक्सेप्ट स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट उसमें से माइनस हो जाते हैं। हाइला सॉरी, तो वही आ गया। क्यों? स्क्रैप की वैल्यू हमेशा क्या होती है? एनआरवी। दे आर नॉट मेजर एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, विच इज वैल्यूड, आ गया ना, विच इज वैल्यूड एट एनआरवी। हम पढ़ के आए सर इंडियस 2 में, वही चीज यहाँ लिखी हुई है। एंड ये बता दिया कि एनआरवी क्या है। सर हमने तो फर्स्ट पेज पे पढ़ लिया एनआरवी क्या है, वही चीज है सर। अब क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 3 बात बताई थी, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट लिखा है सर, सेम टू सेम लाइन लिखी हुई है। सर इस कंपनी ने इन्वेंट्री किस पे मेजर किया हुआ है, फीफो या वैक, वेट एवरेज। कॉस्ट इज कंप्यूटेड ऑन द वेटेड एवरेज बेसिस, मतलब इस कंपनी का इन्वेंट्री वेटेड एवरेज पे बेसिस है। तो दिस इज योर इंडियस 2 इन्वेंट्रीज।
वीडियो अच्छी लगी तो सर चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। कोई भी एफआर में डाउट हो, आपका भाई आपके साथ बैठा है, नंबर है 8708187196 एंड मॉक टेस्ट मेरा जरूर देना, बेनिफिट मिलने वाला है क्योंकि उसके अंदर स्टडी मैट के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग रहेगी आपकी एंड मैं चाहता हूँ कि आपके अच्छे नंबर आए एंड टुमारो विल अपलोड दिस अनदर शॉर्ट वीडियो ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके एंड ख्याल रखना, खुश रहना। जय हिंद दोस्तों।